आपकी खबर, आपका अधिकार। आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कल होगा मतदान। एक ही चरण में कुल 224 विधानसभा सीटों के लिए होगी वोटिंग। कर्नाटक में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने की खास तैयारियां। 13 मई को आएंगे नतीजे। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए कल शाम समाप्त हुआ प्रचार। बुधवार को होने वाले मतदान के लिए 2613 प्रत्याशी होंगे मैदान में। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव आयोग ने नोटिस किया जारी। सोनिया गांधी के संप्रभुता वाले बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष को नोटिस जारी किया गया। निर्वाचन आयोग ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी के आधिकारिक हैंडल से संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाम से किए गए ट्वीट के संबंध में स्पष्टीकरण और सुधार के उपाय करने के लिए एक पत्र जारी किया है। कांग्रेस ने ट्वीट किया था कि सोनिया गांधी ने कड़ा संदेश दिया है कि कोई भी कर्नाटक की प्रतिष्ठा, संप्रभुता और एकता को चुनौती नहीं दे सकता। भाजपा नेता भूपेंद्र यादव, जितेंद्र सिंह, तरुण चुग, अनिल बलूनी और ओम पाठक ने इस संबंध में निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज की। भाजपा ने निर्वाचन आयोग से इस टिप्पणी के लिए सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस के खिलाफ विज्ञापन छापने पर बीजेपी से भी मांगा जवाब। गृह मंत्री अमित शाह आज एक दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर। रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती समारोह में होंगे शामिल। अमित शाह कार्गो गेट के शिलान्यास समेत बीएसएफ की तमाम विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। गृह मंत्री अमित शाह संस्कृति मंत्रालय के भी विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल। मणिपुर में स्थिति धीरे धीरे हो रही है सामान्य। राज्य में पिछले 2 दिनों में हिंसा की कोई खबर नहीं। मणिपुर सरकार ने अधिकांश जिलों में कुछ घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील देने का भी निर्णय लिया है। कर्फ्यू में ढील के दौरान बाजारों में निकले लोग। इस बीच तमाम राज्यों के फंसे हुए लोगों का अपने अपने राज्यों में जाने का सिलसिला जारी। मणिपुर में फंसे हरियाणा के छात्र दिल्ली पहुंचे। मणिपुर में सेना और असम राइफल्स के जवान मानव रहित हवाई वाहन, यूएवी और हेलीकॉप्टर से हवाई निगरानी कर रहे हैं। मणिपुर सरकार के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह पिछले कई दिनों से इम्फाल में हैं और स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। G20 के तीसरे विकास कार्य समूह की बैठक आज से गोवा में। 3 दिन तक चलने वाली इस बैठक में विभिन्न देशों के प्रतिनिधि गोवा पहुंचे। बैठक में महिला पुरुष के बीच समानता और महिलाओं के नेतृत्व में विकास के लिए सभी अहम फैसले लेने में उनकी भागीदारी पर होगा फोकस। कल विकास कार्य समूह से इतर महिलाओं के नेतृत्व में विकास और विकास के लिए डाटा जैसे विषयों पर हुई पैनल चर्चा। झारखंड में 5 टॉप नक्सलियों ने सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में शामिल हुए। इसकी मुख्य वजह केंद्रीय बलों द्वारा सघन निगरानी और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के प्रयासों का नतीजा माना जा रहा है। और बंगाल की खाड़ी में तेज हुआ तूफान मोचा। कल तक चक्रवाती तूफान में बदलने के हैं आसार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और आंध्र समेत आसपास के इलाकों में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मछुआरों, जहाजों को दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में नहीं जाने को कहा गया। अनुमान के मुताबिक दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बारिश और तेज हवाएं चलने की उम्मीद है। मौसम कार्यालय ने कहा कि जैसे ही चक्रवात मोचा आगे बढ़ेगा, इससे दक्षिणी राज्यों में बारिश होने की उम्मीद है। अनंतनाग में मार्गन टॉप के ऊंचे इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी हुई। बर्फबारी के कारण स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के मनाली लेह राजमार्ग के पास बर्फबारी हुई। बर्फबारी की वजह से लोगों को हो रही है दिक्कतें। इजरायल के विदेश मंत्री एली कोहेन आज 3 दिन के भारत दौरे पर पहुंचेंगे। इस दौरान वे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ करेंगे वार्ता।
हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ वार्ता होगी, जिसके बाद 3 मूर्ति हाइफा चौक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इजरायली विदेश मंत्री भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा आयोजित भारत इजरायल बिजनेस फोरम में भी होंगे शामिल। इजरायल के विदेश मंत्री एली कोहेन शाम को आगरा के लिए रवाना होंगे। उनका मुंबई जाने का भी है कार्यक्रम। इस वर्ष के अंत में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की भारत यात्रा की तैयारी के सिलसिले में इजरायली विदेश मंत्री की भारत यात्रा हो रही है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की वाणिज्य मंत्री मैरी नाक के साथ व्यापार और निवेश पर छठी भारत कनाडा मंत्री स्तरीय वार्ता की अध्यक्षता की है। द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री ने कनाडाई वाणिज्य मंत्री के साथ व्यापार समझौते की त्वरित प्रगति पर चर्चा की। पीयूष गोयल 2 दिन की कनाडा यात्रा पर हैं। गोयल के साथ भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फिक्की के नेतृत्व में व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल सियाल कनाडा में उत्तरी अमेरिका के सबसे बड़े खाद्य नवाचार व्यापार शो में भारतीय पेविलियन का उद्घाटन करेंगे। इसमें 50 देशों के 1000 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। बांग्ला साहित्य के प्रतिष्ठित लेखक एवं उपन्यासकार समरेश मंजुमदार का कल कोलकाता के अपोलो अस्पताल में निधन हो गया। वे 81 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि समरेश मंजुमदार को बंगाली साहित्य में उनके योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उनकी रचनाएं पश्चिम बंगाल के समाज और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में द केरल स्टोरी के बैन को लेकर अधिसूचना जारी की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिल्म द केरल स्टोरी को बैन करने का किया फैसला। कर्नाटक मुस्लिम आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। 25 अप्रैल को हुई पिछली सुनवाई में कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करने के लिए मांगा था समय। बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी है सुनवाई। इस मामले में गुजरात सरकार कोर्ट में दोषियों से जुड़ी फाइलें पेश करेगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र और गुजरात सरकार को लगाई थी फटकार। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने अपने सभी मार्गों पर यात्रा के लिए QR कोड आधारित पेपर टिकट की शुरुआत की है। इस सुविधा के शुरू होने से यात्री अब टोकन के अलावा QR कोड आधारित पेपर टिकट का उपयोग कर सकेंगे। DMRC ने कहा कि इस महीने के अंत तक मोबाइल आधारित QR टिकट को भी शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे यात्रियों का सफर और अधिक निर्बाध और आसान हो जाएगा, क्योंकि इससे यात्रियों के लिए काउंटर से भौतिक रूप से टिकट खरीदने की जरूरत समाप्त हो जाएगी। लखनऊ के गौतम बुद्ध पार्क में बाइक चलाकर स्टंट करते हुए एक युवक का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने स्टंटबाज को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पुणे स्थित एक केक कलाकार प्राची धबलदेव ने शाकाहारी रॉयल आइसिंग का उपयोग कर एक भारतीय प्रेरित महल की 200 किलोग्राम का केक बनाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास हेरिटेज स्ट्रीट पर हुए धमाके की जांच राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की टीम ने शुरू कर दी है। स्वर्ण मंदिर के बाहर चहल पहल वाली सड़कों पर पिछले 2 दिनों में 2 रहस्यमयी विस्फोट हुए हैं, जिससे कथित हमले के मकसद को लेकर सुरक्षा एजेंसियों के भीतर चिंता बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण घाटी के वादियों का आनंद लेने के दौरान रास्ता भटक गए 5 पर्यटकों को पुलिस और स्थानीय बचाव टीम ने रेस्क्यू किया। प्रशासन ने रेस्क्यू के बाद पर्यटकों को सुरक्षित कसोल पहुंचाया। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने स्टेबल आउटलुक के साथ भारत को दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा जारी करता डिफॉल्ट रेटिंग BBB की पुष्टि की है। न्यूयॉर्क स्थित रेटिंग एजेंसी ने कहा कि भारत की रेटिंग दूसरे देशों की तुलना में मजबूत विकास दर और लचीले बाह्य वित्त के ताकत को दर्शाती है। इसके अलावा रेटिंग एजेंसी ने भारत को मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में विश्व स्तर पर 6% की दर से सबसे तेजी से बढ़ने वाली फिच रेटेड सॉवरेन में से एक होने का अनुमान लगाया है। भारतीय रेलवे ने अप्रैल 2023 में 126.46 मीट्रिक टन का मासिक माल लदान दर्ज किया है। अप्रैल के महीने में लदान में बढ़त 4.25 मीट्रिक टन रहा, यानी अप्रैल 2022 की तुलना में 3.5% की वृद्धि हुई है।
और अप्रैल में माल ढुलाई राजस्व 13,893 करोड़ रुपए है, जो कि अप्रैल 2022 में 13,011 करोड़ रुपए की तुलना में 7% अधिक है। भारतीय रेल ने अप्रैल 2022 में 58.35 मीट्रिक टन की तुलना में अप्रैल 2023 में कोयले में 62.39 मीट्रिक टन की लोडिंग हासिल की। 2022-23 में 30% बढ़कर 16.24 करोड़ टन हो गया है। यह आंकड़ा इससे पिछले वित्त वर्ष में 12.5 करोड़ टन था। कोकिंग कोल का आयात 2022-23 में 5.44% बढ़कर 5.44 करोड़ टन हो गया है। इससे पिछले वित्त वर्ष में यह आंकड़ा 5.16 करोड़ टन था। मार्च 2023 में गैर कोकिंग कोयले का आयात 1.38 करोड़ टन रहा, जो पिछले साल इसी महीने में 1.26 करोड़ टन था। मार्च 2023 में कोकिंग कोल का आयात 39.6 लाख टन रहा, जो मार्च 2022 में 47.6 लाख टन था। भारत दुनिया के शीर्ष 5 कोयला उत्पादक देशों में शामिल है, हालांकि उसे कोयले की आवश्यकता के कुछ हिस्से को आयात के जरिए पूरा करना पड़ता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने रूस के 3 कंपनियों को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के रूप में पंजीकृत होने के लिए लाइसेंस दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच इस फैसले से ये कंपनियां भारतीय पूंजी बाजार में निवेश कर सकेंगी। वित्तीय संकट की वजह से सप्ताह भर पहले अपने उड़ानों का परिचालन निलंबित कर देने वाली एयरलाइन गो फर्स्ट को पट्टे पर विमान देने वाली कंपनियों ने अब तक 36 विमानों का पंजीकरण खत्म करने का अनुरोध किया। PACL लिमिटेड के 19 लाख से अधिक निवेशकों को 920 करोड़ रुपए वापस किए गए हैं। इन निवेशकों का कंपनी के ऊपर 17,000 करोड़ रुपए का दावा है। बाजार नियामक सेबी ने ये जानकारी दी है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ व्यापार समझौते थोड़े ही समय में दोनों भारत के साथ UAE के आर्थिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र के कैनरा बैंक ने वित्त वर्ष 2022 और 23 की चौथी तिमाही में 3,174.74 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है, जो कि पिछले साल समान अवधि में 1,666.1222 करोड़ रुपए था। कृषि समाधान प्रदाता कंपनी UPL का बीते वित्त वर्ष 2022 और 23 की मार्च में समाप्त चौथी तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ 42.56% घटकर 792 करोड़ रुपए रह गया है। UPL ने एक नियामकीय सूचना में ये जानकारी दी। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि उसने नियमों का पालन नहीं करने को लेकर HSBC पर 1.73 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। RBI ने एक बयान में कहा कि नियामकीय अनुपालन में कमियों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। अमेरिका के ह्यूस्टन स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने भारत की 27 वर्षीय इंजीनियर ऐश्वर्या थाटीकोंडा के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है, जिनकी 6 मई को टेक्सास के एलन मॉल में हुई गोलीबारी की घटना में मृत्यु हो गई थी। वाणिज्य दूतावास ने कहा कि वे मृतका के परिवार और स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। उसने कहा कि अधिकारी हर संभव सहायता के लिए जमीनी स्तर पर सक्रिय हैं और स्थिति पर नजदीकी नजर रख रहे हैं। रूस के साथ जारी जंग के बीच यूक्रेन के कई शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी को हराने के बाद में मनाए जाने वाले विक्ट्री डे की पूर्व संध्या पर रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है। कीव के मेयर ने बताया कि रूस ने 60 ईरानी कामिकाजी ड्रोन्स दागे हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से 36 ड्रोन्स कीव शहर पर दागे गए थे, जिन्हें मार गिराया गया। मेयर ने कहा कि राजधानी में एक ईंधन डिपो, कार इमारतों और बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान के कारण कम से कम 5 लोग घायल हो गए हैं। साथ ही ओडेसा के काला सागर शहर में एक गोदाम में एक मिसाइल हमले के बाद आग लगने के कारण 3 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन सेना के अधिकारियों के अनुसार पिछले 24 घंटों में खार्किव, खेरसान, माइकोलाइव और ओडेसा क्षेत्रों में 16 रॉकेट दागे गए। वहीं रूस ने कहा कि यूक्रेन की सेना ने सोमवार को बेलगोराड की सीमावर्ती क्षेत्र में गोलीबारी की है। इन हमलों में 5 लोग घायल हुए हैं और कई घरों और बिजली की लाइनों को नुकसान पहुंचा है।
यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डे लेयन आज कीव का दौरा करेंगी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत करेंगी। यूरोपीय संघ के प्रवक्ता ने कहा कि ईयू प्रमुख का दौरा यूक्रेन के प्रति यूरोपीय संघ के समर्थन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है और यूरोपीय संघ शुरू से ही यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा करता रहा है। यूरोपीय संघ ने रूस के कई अधिकारियों और उद्योगपतियों पर पाबंदी लगा रखी है। पिछले सप्ताह हुई गोलीबारी की 2 घटनाओं के बाद सर्बिया में हजारों लोगों ने इस हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राजधानी बेलग्रेड में बेहतर सुरक्षा की मांग करते हुए टेलीविजन पर दिखाए जाने वाले हिंसक कंटेंट पर प्रतिबंध लगाने की मांग रखी। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने सरकार से कई मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे की भी मांग की है। सर्बिया में पिछले सप्ताह हुई गोलीबारी की 2 घटनाओं में 17 लोगों की मौत हो गई थी, इनमें 8 बच्चे भी शामिल। वहीं गैर कानूनी हथियारों को जमा कराने के लिए 1 महीने का समय देने के बाद सर्बियाई पुलिस को पहले ही दिन करीब 1500 हथियार सौंपे गए। चिली में नए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए हुए सलाहकारों के चुनाव में दक्षिणपंथी पार्टियों को बड़ी सफलता मिली है। इसमें राष्ट्रपति पद के पूर्व रूढ़िवादी उम्मीदवार एंटोनियो कास्ट की रिपब्लिकन पार्टी को 35% वोट मिले हैं। वहीं चिली के वर्तमान राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक के वामपंथी गठबंधन को करीब 28% वोट मिल ही पाए हैं। ये मतदान 50 सदस्यीय संवैधानिक परिषद में सीटों की स्थिति तय करेगा। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक पिछले साल सितंबर में नए संविधान का मसौदा लागू करवाने में बुरी तरह सफल रहे थे। उस समय नए संविधान को लेकर हुए मतदान के दौरान करीब 62% लोगों ने तैयार किए गए मसौदे के खिलाफ वोट कर उसे खारिज कर दिया था। दक्षिण सूडान की राजधानी जूबा पहुंचे सूडान के विशेष प्रतिनिधि दफा अल्लाह अल हज ने बताया कि रैपिड डिप्लॉयमेंट फोर्स के कुछ रिहायशी इलाकों में घुसे होने की वजह से सेना स्थिति से ज्यादा आक्रामकता से नहीं निपट रही। अल हज ने दक्षिण सूडान के राष्ट्रपति सल्वा कीर से बातचीत के दौरान एक स्थायी संघर्ष विराम और नागरिकों को मानवीय सहायता देने जैसे मुद्दों पर बातचीत की। पूर्वी कांगो में बाढ़ जनित हादसों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 400 के पार और कई लोग अब भी लापता। बाढ़ की सबसे बुरी तरह प्रभावित कालेह के प्रशासक ने बताया कि 401 शव मिले हैं और अन्य का पता लगाने का प्रयास जारी है। कनाडा के जंगलों में लगी आग के बीच कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में तेल और गैस का कुछ उत्पादन बंद कर दिया गया है। जंगलों में लगी आग के कारण अल्बर्टा में आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई। आग की वजह से करीब 30,000 लोगों को उनके घर खाली करने पड़े हैं। अल्बर्टा प्रशासन के मुताबिक प्रांत में इस साल करीब 3,90,000 हेक्टेयर जंगल जल चुके हैं। वहीं अल्बर्टा में फिलहाल करीब 100 जगहों पर जंगलों में लगी है आग, जिसमें से करीब 27 जगह आग नियंत्रण से बाहर है। इजरायल की सेना ने गाजा में इस्लामिक जिहाद के ठिकानों पर हवाई हमले किए। इजरायल की सेना ने कहा कि इन ठिकानों पर फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद आंदोलन के सदस्यों को निशाना बनाया गया है। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगा। यह मुकाबला मुंबई के घरेलू मैदान वानखेड़े पर खेला जाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग में खेले गए एक रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने पंजाब किंग्स को 5 विकेट से हराकर अपने प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को रखा बरकरार। रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता के सामने 180 रन का लक्ष्य रखा, जिसे कोलकाता ने 5 विकेट खोकर आखिरी गेंद में हासिल किया। कोलकाता के लिए नीतीश राणा ने 51 रन बनाए, जबकि आंद्रे रसेल ने 42 रन की पारी खेली। वहीं पंजाब के लिए शिखर धवन ने 57 रन की पारी खेली। ईशान किशन को आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए केएल राहुल के विकल्प के रूप में चुना गया। केएल राहुल लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेले गए आईपीएल मैच के दौरान उन्हें चोट लग गई थी। बीसीसीआई द्वारा जारी प्रेस रिलीज में उमेश यादव और जयदेव उनादकट की चोट के बारे में भी बताया गया, हालांकि उनके रिप्लेसमेंट का ऐलान नहीं किया गया है। ताशकंद में चल रहे वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी। पहली बार विश्व चैंपियनशिप में खेल रहे भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने मोल्दोवा के सर्गेई नोवाक को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया।
वहीं नवीन को हार का सामना करना पड़ा। अंतिम 16 के मैच में नवीन को 2021 विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता स्पेन के इमानुएल रोज ने 5-0 से दी शिकस्त। भारतीय मुक्केबाज गोविंद को प्री क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता के 48 किलोग्राम भार वर्ग में गोविंद को शीर्ष वरीय और 2021 विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता सहील ने 5-0 के अंतर से हराया। भारतीय भारोत्तोलक अजीत नारायण एशियाई चैंपियनशिप की पुरुषों की 73 किलोग्राम स्पर्धा के ग्रुप बी में पहला स्थान उन्होंने हासिल किया। अजीत कुल 307 किलोग्राम का भार उठाकर पहले स्थान पर रहे। भारतीय भारोत्तोलक अचिंता शिवली ने एशियाई चैंपियनशिप में 73 किलोग्राम भार वर्ग में ही 305 किलोग्राम भार उठाकर दूसरे स्थान पर रहे। दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लायनल मेसी और उनकी विश्व विजेता टीम अर्जेंटीना ने लॉरियन स्पोर्ट्स अवार्ड जीता। लायनल मेसी को स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के रूप में इस खिताब से नवाजा गया। वहीं फीफा विश्व कप विजेता अर्जेंटीना को टीम ऑफ द ईयर का खिताब मिला। जमैका की स्प्रिंटर शेली एन फ्रेजर प्रिंस को लॉरियल स्पोर्ट्स अवार्ड्स उन्होंने जीता। उन्हें स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के रूप में यह खिताब मिला। शेली ने पिछले साल जुलाई में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं का 100 मीटर रेस का खिताब जीता था। इस जीत के साथ वे चैंपियनशिप में व्यक्तिगत ट्रैक इवेंट में 5 स्वर्ण जीतने वाली पहली व्यक्ति बनी थी। रजनीकांत जल्द ही ऐश्वर्या रजनीकांत की फिल्म लाल सलाम में नजर आएंगे। इस फिल्म में उनका कैमियो रोल देखने को मिलेगा। फिल्म में उनका फर्स्ट लुक जारी किया गया। शाहरुख खान ने नए पोस्टर के साथ अपनी फिल्म जवान की नई रिलीज डेट की घोषणा की। जवान अब 7 सितंबर को रिलीज होगी। फिल्म की निर्माता है गौरी खान। बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर सुपरहिट फिल्म ये जवानी है दीवानी के सीक्वल में नजर आ सकते हैं। ये जवानी है दीवानी फिल्म 2013 में रिलीज हुई थी। अनिल कपूर, हर्षवर्धन राणे और अभिनेत्री दिव्या खोसला कुमार बहुत जल्द नजर आएंगे एक थ्रिलर फिल्म में। अभिनेत्री समांथा रूथ प्रभु की फिल्म शाकुंतलम अमेजन प्राइम वीडियो पर 12 मई को होगी स्ट्रीम।